अंतर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने में एक बात याद रखिए कि आपकी लाइट पास होनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी आपके शो होंगे जब आपका मीडियम डेंसर से रेयर होगा। अगर आपकी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हो रही है तो कभी भी ये दोनों इंसिडेंट नहीं होंगे। ये बात आपको जीवन भर के लिए याद रखना है। अगर कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपकी तभी हो सकती है जब आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है। तो हमने सबसे पहला डायग्राम बनाया आपका अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन। हमने एक सरफेस ड्रॉ कर ली और इस सरफेस को आपको परपेंडिकुलर बना लेना है। अब सपोज करिए कि ये मीडियम आपका या ग्लास हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, जो आपको जनरली मिल जाता है। या तो ये सरफेस वाटर है या फिर सरफेस ग्लास है। अब आपकी लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही है और जैसे ही ये इसके सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। अब हमें पता है कि कोई भी लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो वो टर्न हो जाएगी कहाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमें इसे नॉर्मल से दूर ट्रेवल कराना है जस्ट लाइक दैट। ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट एंगल आई और ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल आर। ये हो गया आपका डायग्राम फर्स्ट। इसके बाद में आपको इसकी डेंसिटी को बढ़ाते जाना। सपोज करिए कि आपकी वाटर या ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो आपका रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। और हम सेकेंड डायग्राम बनाते हैं इसी में, यहाँ पहले से ही नॉर्मल क्रिएट कर लिया। इसके बाद में लाइट रे को अगेन इस डायरेक्शन से दिखाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे। ये आपका डेंसर मीडियम है और मीडियम के नाम हमने पहले ही लिख दिए हैं। ये आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। और रेयर मीडियम को हम सराउंडिंग भी बोल सकते हैं। सराउंडिंग का मतलब एटमॉस्फेयर, जहाँ आपकी लाइट वाटर या ग्लास से इंटर करने के बाद एयर में जा रही है। ठीक, तो यहाँ से दोबारा से हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ की है। इसके बाद में आपका फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो आपको इस बार थोड़ा सा ज्यादा रिफ्रैक्शन शो करना है। ये आपका एंगल हो जाएगा आर। और आपको ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक कि आपका रिफ्रैक्शन एंगल सराउंडिंग की सरफेस को टच नहीं कर लेता। जैसे ही रिफ्रैक्शन एंगल सराउंडिंग की सरफेस को, ये आपकी सरफेस है सराउंडिंग सरफेस, और जैसे ही इसको टच करेगा वैसे ही आपको पहली डिफिनेशन मिल जाएगी क्रिटिकल एंगल की। तो सपोज हम थर्ड डायग्राम बनाते हैं। थर्ड डायग्राम में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगेन इंसिडेंट रे ले जाएंगे और इसका रिफ्रैक्शन इसी सरफेस के प्लेन पर कराएंगे। ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे ये। और यहाँ पर जो आपका एंगल आई बनेगा, इसी एंगल आई को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, इसको कहा क्या जाता है, यहाँ पे बनेगा आपका रिफ्रैक्शन एंगल
90 डिग्री का, और इसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या कहा जाता है? ग्रेजिंग इमरजेंस कहा जाता है। ये आपका रियल डायग्राम है क्रिटिकल एंगल का। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी क्रिटिकल एंगल की? यहाँ लिखेंगे व्हेन, डिफिनेशन किसकी लिख रहे हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल व्हेन रे ऑफ लाइट passing from denser medium to rarer medium, if the refraction angle, becomes 90 degree, then incident angle is called critical angle। ये आप डिफिनेशन करते हैं। When ray of light passing from denser medium to rarer medium, if the refraction angle becomes 90 degree, then incident angle is called critical angle। जो आपका इंसिडेंट एंगल बन रहा है डेंसर मीडियम में, उसी इंसिडेंट एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो आपको परिभाषा रखनी नहीं है, आपको सिर्फ ये तीनों डायग्राम समझने हैं कि आपकी लाइट रे हमेशा ऑलवेज पास होनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करती जानी है, जिससे आपका जो रिफ्रैक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए। और जैसे ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, आप इंसिडेंट एंगल की वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करेंगे तो आपका रिफ्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। और एक केस ऐसा आएगा जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का क्रिएट होगा, उसी पोजीशन को आपको बोलना है ग्रेजिंग इमरजेंस। और ग्रेजिंग इमरजेंस में आई इज इक्वल सी हो जाता है, यानी आपका इंसिडेंट एंगल ही क्रिटिकल एंगल कहलाने लगता है। बात समझ में आई? ये आपके क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में आपको अभी ये डायग्राम रोकना नहीं है, इसके बाद में फिर से आप इसका रिफ्रैक्शन अभी चालू रखेंगे और तब तक रिफ्रैक्शन कराएंगे जब तक कि आपका इंसिडेंट एंगल, यानी कि इस केस में अभी क्या है, अभी इन दोनों डायग्राम में अगर हम फर्स्ट डायग्राम और सेकेंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आई इज लेस देन सी। इन दोनों डायग्राम में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बड़ी है और इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या है? छोटी है। अब थर्ड डायग्राम में क्या है, आपको मैंने पहले से ही लिख के दिखा दिया है थर्ड डायग्राम में कि इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है? दोनों की सेम है, आई इज इक्वल सी। अब आपको फोर्थ और फिफ्थ डायग्राम बनाना है, तो पहले आप इसको नोट करो फिर बनाते हैं।
नोट हो गया बेटा, नोट हो गया बेटा, आगे देखिए।
हम इसका फोर्स डायग्राम बनाएं। ये इसका फोर्थ डायग्राम है। सभी डायग्राम में नीचे टेंसर लिखेंगे, ऊपर एरर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेंसर और ऊपर लिखेंगे एरर। अब आपको अपने इंसिडेंट एंगल की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज करनी है। जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपकी जो अभी तक 90 डिग्री का एंगल लाइट रे क्रिएट कर रही थी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ गई, तो अब आपका रिफ्रैक्शन एंगल ये हो जाएगा। ठीक, अभी भी आपको इस डायग्राम को रोकना नहीं है। अब आप अपना इंसिडेंट एंगल, जो आपका इंसिडेंट एंगल है, इसको आपको थोड़ा सा और इंक्रीज करना है और फिफ्थ डायग्राम पर ले जाएंगे। अब आपका रिफ्रैक्शन इतना होना चाहिए कि इस सरफेस को ऐसा फील हो कि यहां पर जितना एंगल बन रहा है, ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है, ये इंसिडेंट एंगल और ये एंगल, इसको ऐसा फील होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तब जाकर के आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। अभी तक आप इस साइड का एंगल ले रहे थे जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल था। आप जितने भी डायग्राम हमने बनाए हैं उन सबको नोटिस करिए। पहले डायग्राम में इंसिडेंट एंगल और इस साइड में आपका रिफ्रैक्शन एंगल। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, ये एंगल आपका रिफ्रैक्शन एंगल, ये इंसिडेंट एंगल और यही बन जाता है क्रिटिकल एंगल। और ये एंगल देखिए आपका, ये ओवरऑल एंगल क्या है, यही आपका रिफ्रैक्शन एंगल है। इसके बाद फिर से देखिए, ये एंगल हमने इंडिकेट किया है, ये आपका क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन एंगल है। इसके बाद में हमने कहा कि आपको इंसिडेंट एंगल की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज करनी है, और जैसे ही आपने इंक्रीज किया, अब आपकी ये वाली लाइट रे इतनी ज्यादा रिफ्रैक्ट होनी चाहिए कि इसको ऐसा बिलीव होने लगे कि ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए विदाउट मिरर। कंडीशन क्या है, विदाउट मिरर, केवल किसकी हेल्प से, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम की हेल्प से। अगर ऐसा कहीं पर भी क्रिएट होता है तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। समझ में आई? यही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बहुत छोटी सी डिफिनेशन करें तो हम उसको कह सकते हैं द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट within medium such as glass or water, स्टार्टिंग हमने यही लिखा था, the complete reflection of ray of light within medium such as glass or water without surrounding surface, the light ray of light back into the same medium, अब ये सेम मीडियम किसके लिए आया है,
ग्लास और वाटर की दिया है। द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विद इन मीडियम, आपके मीडियम कौन से होने चाहिए, सच एज ग्लास एंड वाटर, विदाउट सराउंडिंग सरफेस। आपने इसमें सराउंडिंग सरफेस का यूज नहीं किया है रिफ्लेक्शन कराने के लिए, हमने साफ साफ लिखा है यहाँ विदाउट मिरर। तो अगर हमारे पास कंप्लीट रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ मिरर होता तो हम यहाँ लिखते हैं विद सराउंडिंग सरफेस, लेकिन हमने क्या लिखा है, विदाउट सराउंडिंग सरफेस द रे ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम। अगर हमारी लाइट रे सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कहा जाता है, TIR। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके कंप्लीट डायग्राम है। अगर आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो I और R है वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये लास्ट वाले डायग्राम में आप इसको रिफ्रैक्शन एंगल नहीं कहेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल बेटा आपका यहाँ बनेगा। ये जो है आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आपको लास्ट वाले केस में शो नहीं करना है। अब इन दोनों डायग्राम में वहां पर तो आपकी वैल्यू I इज इक्वल C थी, इन दोनों डायग्राम में 4 और 5 में I अभी हमने लिखा था क्या है, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में हमने लिखा था I इज लेस देन C, थर्ड डायग्राम में हमने लिखा I इज इक्वल C। अब आपका ये जो फोर्थ और फिफ्थ डायग्राम है यहाँ पे I इज ग्रेटर देन C, यानी आपकी I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब आपकी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी तब आपका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा, और जब आपके इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होगी तो आपका हमेशा हमेशा रिफ्रैक्शन सराउंडिंग सरफेस में होगा, यानी ये सराउंडिंग सरफेस के अपसाइड में ही होगा, यानी रेयर मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन होगा। अब जैसे ही इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल, यानी वो एंगल जहां पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो वहां पर आपका ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है, जहां पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करना है। जैसे ही हमने इसको इंक्रीज किया इसका रिफ्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा हुआ, यहाँ पर हमने थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट होने लगे। यानी कि इस इंसिडेंट एंगल को उतना ही इंक्रीज करना है जितने में इस नॉर्मल के उस साइड में रिफ्लेक्शन एंगल क्रिएट होने लगे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन हमने लिखी हुई है, द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विद इन मीडियम सच एज glass or water without surrounding surface, the ray of light back into the same medium is called total internal reflection। बात समझ में आई? ये पूरे आपके पांचों डायग्राम है, इनमें आपको पता होना चाहिए कि आपका इंसिडेंट एंगल कहां पर छोटा होता है, कहां पर बड़ा होता है और कहां पर बराबर होता है। छोटा होगा तो हमेशा आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो सराउंडिंग सरफेस पर बनेगा, जो आपका सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर में, यानी लेयर मीडियम में बनेगा रिफ्रैक्शन। अगर आपका क्रिटिकल एंगल बराबर है इंसिडेंट एंगल के तो आपको हमेशा हमेशा याद रखिए वहां पर ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, यानी 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन होगा। और अगर आपके इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में इंटर करने लगी है और आपके इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए कि आपका रिफ्लेक्शन एंगल क्रिएट होने लगे। तो समझ जाइए कि अब आप विदाउट मिरर के रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। बात समझ में आए? ये आपके पांचों डायग्राम है, आगे उसी के नोट करिए दोनों डायग्राम और डिफिनेशन नोट करिए।
लिखोगे भैया? आप ध्यान से देखो, रेयर मीडियम अगर आप सपोज करते तो क्या सपोज करते? N1। डेंसर मीडियम सपोज करते तो क्या करते? N2। इसी की हेल्प से अभी हम फार्मूला प्रूव करेंगे आपका sin C इज इक्वल 1/n। डायग्राम आपके सब बने हुए हैं। रेयर मीडियम आपने सपोज किया N1, N1 को सपोज कर लिया हमने 1। डेंसर मीडियम आपने सपोज किया N2, N2 को सपोज कर लिया हमने N। ठीक है, और हमारी लाइट रे जो है वो इंटर कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? 2N1। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कुछ कुछ अब आने लगा है। सबसे ज्यादा समस्या क्रिएट करता है ये 2N1 कहां से आ जाता है, 1N2 कहां से आ जाता है। हमारा सेकंड मीडियम क्या है? N2। फर्स्ट मीडियम क्या है? N1। लेकिन हमारी लाइट रे कहां से कहां जा रही है? N2 से N1 में इंटर कर रही थी। पहले डायग्राम को देखो, सबसे पहले डायग्राम को। तो अगर हम सबसे पहले डायग्राम में बात करें तो N1 रेयर मीडियम है, N2 डेंसर मीडियम है। तो हमारी लाइट रे कहां से कहां जा रही है? अगर हम ग्लास मानेंगे तो GN है, ग्लास से एयर में गई कि नहीं? रिफ्लेक्शन कहां हुआ? एयर में हुआ। अगर हम इसको वाटर माने तो हम क्या लिखेंगे? WNA। वाटर से कहां गई? एयर में गई। अब हमारा इंसिडेंट एंगल कहां बन रहा है बेटा? अगर हम ग्लास मानेंगे तो वहीं तो बनेगा ग्लास में, और अगर वाटर मानेंगे तो कहां बनेगा? वाटर में। इसको क्या लिखोगे आप? sin I अपॉन sin R। 2N1 को क्या लिखोगे बेटा? N1 अपॉन N2 लिखोगे। फिर यहाँ क्या लिखोगे? sin I अपॉन sin R लिखोगे। ये बात समझ में आई नहीं है? आपका I एंगल कहां बन रहा है? N2 में। R एंगल कहां बन रहा है? N1 में। मीडियम देखा करो हमेशा। अगर N1 N2 में प्रॉब्लम आती है तो आपका एंगल जिस मीडियम में क्रिएट हो रहा है उसको उससे टैली कराओ। अगर वो उससे टैली हो गया तो आपका सवाल नहीं गलत हो सकता, डेरिवेशन नहीं गलत हो सकता, और आप जो सोच रहे हो आपके सोचने समझने की क्षमता भी गलत नहीं हो सकती। आपको सिर्फ अपने एंगल को देखना है और मीडियम को देखना है। तो अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं N1 इंटू साइन R इज इक्वल N2 इंटू साइन I। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। नहीं लिखेंगे। अब N2 को इधर ले आइए, N1 अपॉन क्या रहने दीजिए। आपका जो थर्ड डायग्राम कह रहा है उसकी कंडीशन फॉलो करा दीजिए। आपका जो एंगल आई है वो किसके बराबर हो जाए? C के बराबर हो जाए। और इसी केस में आपको कहा गया है कि R की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो आप इसको फॉलो करा दीजिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड डायग्राम, आपका थर्ड डायग्राम जो कह रहा है हमने वो फॉलो किया। अब आप N1 इंटू साइन 90 इंटू साइन C, इसको हमने फॉलो कराया। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। यहाँ पे लिखेंगे N1 इंटू 1 N2 इंटू साइन C। N1 से 1 में मल्टीप्लाई कराओगे कोई चेंजमेंट होगा नहीं। ठीक, अब अगर हम अपनी कंडीशन फॉलो कराते हैं, N1 को हमने क्या सपोज किया और N2 को क्या सपोज किया था? समझ में आ रही? थोड़ी नहीं आ रही। हमारा जो सराउंडिंग था वो रेयर था और जो हमारा मीडियम था वो ग्लास या वाटर था। अब हमें यहाँ कोई सवाल तो लगाना नहीं है कि उसकी वैल्यू हमें दी हुई होगी, तो हमने उसकी जगह क्या मान लिया? N मान लिया भाई, अल्फाबेटिकल मान लिया। नहीं तो हमें क्या अर्थमेटिकल मानना पड़ता। यहाँ पे हम
अभी पहले 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस लाइन में, ये हो गया n1, ये हो गया n2 इनटू साइन c। अब अगर हम अपनी कंडीशन फॉलो करा देते हैं मीडियम वाली, n1 और n2 वाली, तो बेटा n1 की प्लेस पे क्या लिखोगे 1, n2 की प्लेस पे क्या लिखोगे n इनटू साइन c, ये इधर आएगा तो साइन c इज इक्वल 1/n नहीं हो जाएगा। और अगर इसको n के फॉर्म में लिखो तो n इज इक्वल 1/sin c नहीं हो जाएगा। बन गया फॉर्मूला नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला? आपको हमने बताया कि आप मीडियम कैसे लोगे, आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस ये देखना है कि आपकी लाइटें किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो बेटा हमारी लाइटें जा रही है सेकंड से फर्स्ट में, तो हमने इसको लिखा 2n1, ठीक, ये बस आपको नोटिस करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकंड मीडियम में ही हमारा इंसिडेंट एंगल बन रहा था, हमने उसको लिखा आई अपॉन लिखा साइन आर, आर का बन रहा था फर्स्ट मीडियम में, कोई यहीं से डिसाइड हो जाता है, सेकंड में बन रहा था आई, फर्स्ट में बन रहा था आर, लिख दिया। 2n1 को क्या लिखते हैं n1 अपॉन n2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब भी सही आ रहा था, आर बन रहा है n1 में, आई बन रहा है n2 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कंडीशन अकॉर्डिंग टू थर्ड डायग्राम आई इज इक्वल सी, आर इज इक्वल 90 फॉलो कराया हमने, साइन 90 की वैल्यू 1 रखा, n1 इज इक्वल n2 इनटू साइन c, n1 की जगह 1 लिया, n2 की जगह n लिया, हमारा फॉर्मूला बन गया sin c इज इक्वल 1/n एंड n इज इक्वल 1/sin c। तो बेटा ये हेडिंग हो जाती है, अगर हम इसको हेडिंग के रूप में पढ़ें, ये सब भूल जाए डायग्राम वगैरह, तो ये रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, इस डेरिवेशन को, इसको प्रूव करने के लिए भी यूज किया जाता है और रिलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कहे तो भी आपको यही करना है, और रिलेशन पूछे तो भी आपको यही करना है। ये फॉर्मूला ये प्रूव करता है कि आपकी लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में इंटर कर रही है। कहां से कहां इंटर कर रही है? सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। कौन बता रहा है? 1/n बता रहा है। 1/n कैसे बता रहा है? ANG को आप क्या लिख सकते हो? 1/GNA लिख सकते हो, और GNA को क्या लिख सकते हो? 1/ANG लिख सकते हो। बात समझ आई? ये इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहा है, इसलिए ये प्रूफिंग के लिए भी यूज होता है और रिलेशन के लिए भी यूज होता है। बात समझ आई? नोट you